इनकम टैक्स, ये नाम सुनते ही थोड़ा डर लगता है ना? बहुत सारे नियम, बहुत सारे फॉर्म्स। लेकिन क्या हो अगर कोई कहे कि पूरा का पूरा इंडियन इनकम टैक्स सिस्टम असल में सिर्फ 3 सिंपल आइडियाज पर खड़ा है? जी हाँ, बस 3 स्तंभ। और अगर हम इन तीनों को समझ लें तो सब कुछ बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो ये 3 स्तंभ आखिर हैं क्या? असल में ये 3 बहुत ही बेसिक सवालों के जवाब हैं। सवाल नंबर 1, टैक्स देता कौन है? सवाल नंबर 2, क्या इस बात से कोई फर्क पड़ता है कि कोई कहाँ रहता है? और सवाल नंबर 3, भाई किस तरह की इनकम पर टैक्स लगता है? अगर हम इन 3 सवालों के जवाब ढूंढ लें तो समझिए पूरा ढांचा समझ में आ गया। तो चलिए एक एक करके इन पहेलियों को सुलझाते हैं। तो सबसे पहले पहला सवाल, पहला स्तंभ, आखिर टैक्स देता कौन है? अब देखिए, इनकम टैक्स एक्ट में एक शब्द है पर्सन, और इसकी परिभाषा बहुत बहुत ही दिलचस्प और वाइड है। और सबसे पहली बात जो हमें समझनी है वो ये है कि इसका मतलब सिर्फ हम और आप यानी इंसान नहीं है। अब जरा इस पर नजर डालिए। कानून की नजर में पर्सन कौन कौन हो सकता है? यहां इंडिविजुअल्स तो हैं ही, लेकिन साथ में है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली यानी HUF, कंपनियां हैं, फर्म्स हैं और भी बहुत कुछ। तो बात एकदम साफ है, जब हम टैक्स की बात करते हैं तो पर्सन का दायरा एक आम इंसान से कहीं ज्यादा बड़ा है। यही है सबसे जरूरी पॉइंट। टैक्स लॉ की दुनिया में एक कंपनी भी एक पर्सन है, एक पार्टनरशिप फर्म भी एक पर्सन है, और यहां तक कि कुछ लोगों का एक ग्रुप भी एक पर्सन माना जा सकता है। मतलब कानून ने हर उस एंटिटी को अपने दायरे में ले लिया है जो इनकम जनरेट कर सकती है। अच्छा, अब एक बहुत ही यूनिक इंडियन कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जिसे हम HUF भी कहते हैं। ये बेसिकली एक फैमिली बेस्ड एंटिटी है और टैक्स के लिए इसे एक अलग पर्सन का दर्जा दिया गया है। ये चीज आपको सिर्फ और सिर्फ भारत में ही मिलेगी और यही इसे इतना खास बनाती है। तो सवाल उठता है, उन ग्रुप्स का क्या जो ना तो फॉर्मल कंपनी है ना ही फर्म, क्या वो टैक्स से बच जाते हैं? जी नहीं, कानून ने इसका भी इंतजाम किया है। उन्हें एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स यानी AOP या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स यानी BOI कहा जाता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर कुछ लोग मिलकर इनकम कमाने के लिए कोई काम करते हैं तो वो भी टैक्स के दायरे में आ जाते हैं। और यहां देखिए कानून कितना कॉम्प्रिहेंसिव है। एक कैटेगरी है आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। अब इसमें कौन आता है? इसमें यूनिवर्सिटी आ सकती है, बार काउंसिल आ सकता है, और यहां तक कि कुछ मामलों में मंदिर के देवी देवता भी। मतलब कोई भी ऐसी एंटिटी जिसे कानून की नजर में एक लीगल पर्सनैलिटी मिली है, वो भी एक पर्सन है। तो ठीक है, पहला पिलर क्लियर हो गया। हमें पता चल गया कि टैक्स के लिए कौन एक पर्सन है। लेकिन ये तो कहानी का सिर्फ पहला हिस्सा है। अब आता है हमारा दूसरा स्तंभ, जो उतना ही इंपॉर्टेंट है, और वो है कि वो पर्सन कहाँ बेस्ड है। मतलब उसकी रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है। चलिए अब इसमें गोता लगाते हैं। अब ये रेजिडेंशियल स्टेटस इतनी जरूरी क्यों है? क्योंकि यही चीज तय करती है कि किसी की कौन सी इनकम पर इंडिया में टैक्स लगेगा और कौन सी पर नहीं। ब्रॉडली स्पीकिंग, 2 मेन कैटेगरीज हैं। एक है रेजिडेंट यानी निवासी, और दूसरा है नॉन रेजिडेंट यानी अनिवासी। और यकीन मानिए, इस एक क्लासिफिकेशन से टैक्स लाइबिलिटी में जमीन आसमान का फर्क आ जाता है। तो फर्क क्या है? चलिए सिंपल शब्दों में समझते हैं। अगर कोई रेजिडेंट है तो उसकी ग्लोबल इनकम, मतलब दुनिया में कहीं भी कमाई हो, उस पर इंडिया में टैक्स लगेगा, पूरी दुनिया की इनकम पर। लेकिन अगर कोई नॉन रेजिडेंट है तो उसे जनरली सिर्फ उसी इनकम पर टैक्स देना है जो या तो इंडिया में कमाई गई हो या इंडिया में रिसीव हुई हो। ये एक बहुत ही क्रूशियल डिफरेंस है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कानून में कुछ स्पेशल केसेस भी हैं, जैसे डीम्ड रेजिडेंट का कॉन्सेप्ट। ये उन इंडियन सिटीजन्स के लिए हैं जिनकी भारत के बाहर कोई टैक्सेबल इनकम नहीं है, पर इंडिया में उनकी नॉन फॉरेन इनकम 15 लाख रुपए से ज्यादा है। सोचिए, कोई इंडियन सिटीजन है जो दुबई में रहता है जहां कोई इनकम टैक्स नहीं है, लेकिन इंडिया में उसके पास प्रॉपर्टी है जिससे उसे साल का 15 लाख से ज्यादा किराया आता है, तो कानून उसे डीम्ड रेजिडेंट मान लेगा। ऑलराइट, तो पिलर 1 कौन हो गया। पिलर 2 कहां, ये भी समझ लिया। अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी और तीसरे स्तंभ पर। एक बार जब ये पता चल गया कि टैक्स कौन देगा और उसकी रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है, तो अब सवाल आता है कि उसकी इनकम को क्लासिफाई कैसे किया जाए, उसे सही कैटेगरी में कैसे डाला जाए। तो चीजों को सिंपल और ऑर्गेनाइज्ड रखने के लिए इनकम टैक्स एक्ट ने इनकम को 5 अलग अलग बकेट्स या हेड्स में बांट दिया है।
आप इन्हें 5 दराज समझ सकते हैं, जहां हर तरह की कमाई अपनी सही जगह पर जाती है। ये है सैलरीज, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, कैपिटल गेन्स और आखिर में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अब जल्दी से इन बकेट्स को देख लेते हैं। सैलरीज, ये तो सीधा है, नौकरी से मिलने वाली तनख्वाह। हाउस प्रॉपर्टी मतलब घर या दुकान के किराए से होने वाली कमाई। बिजनेस और प्रोफेशन, अपने बिजनेस या प्रैक्टिस से होने वाला मुनाफा। कैपिटल गेन्स, ये तब होता है जब कोई एसेट जैसे जमीन या शेयर्स बेचकर प्रॉफिट कमाता है। और आखिर में अदर सोर्सेज, ये एक कैच ऑल बकेट है। जो कमाई पहली 4 कैटेगरीज में कहीं फिट नहीं होती, जैसे सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट या लॉटरी की प्राइज मनी, वो सब यहां आ जाती है। तो लीजिए, हमारे तीनों स्तंभ अब हमारे सामने हैं। पहला पर्सन, दूसरा रेजिडेंशियल स्टेटस और तीसरा द 5 हेड्स ऑफ इनकम। अब इन सबको एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि फाइनल पिक्चर कैसी दिखती है। और ये रहा वो सिंपल फॉर्मूला जो पूरे सिस्टम की नींव है। पर्सन प्लस रेजिडेंशियल स्टेटस प्लस हेड्स ऑफ इनकम। इन तीनों को मिलाकर जो निकलता है वही है टैक्सेबल इनकम। टैक्स डिपार्टमेंट असल में यही करता है। वो देखता है कि पर्सन कौन है, उसकी स्टेटस क्या है और उसकी इनकम किस हेड में आती है। बस इन 3 चीजों का कॉम्बिनेशन ही तय करता है कि किस पर कितना टैक्स लगेगा। और ये सिर्फ कहने का तरीका नहीं है, ये बाकायदा कानून में लिखा है। इनकम टैक्स एक्ट में एक शब्द है असेसमेंट, और इसकी डेफिनेशन यही है कि असेसमेंट वो प्रोसेस है जिससे किसी टैक्स पेयर की इनकम डिटरमाइन की जाती है। और ये होता कैसे है? बिल्कुल इन्हीं 3 स्तंभों का इस्तेमाल करके। तो अब जब ये पूरा फ्रेमवर्क हमारे सामने क्लियर है, तो असली सवाल ये उठता है कि कोई भी व्यक्ति या संस्था इस सिस्टम में कहाँ फिट होती है। वो किस तरह का पर्सन है, उसकी रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है और उसकी इनकम किन हेड्स में आती है। इन 3 स्तंभों को समझना ही असल में इंडियन इनकम टैक्स को समझने की चाबी है।